तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल फॉर्मा एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2025-2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित एनसीईआरटी बेस पर आधारित ईवीएस के मैराथन क्लास, जो कि आपको यहाँ पे 15% देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम से संबंधित यहाँ पे प्रश्न लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की अवधारणाओं के विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो पहला हमारा यहाँ पे कर रहा है ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के तत्वों को रटवाना। रटवाना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा हमारा कर रहा है कक्षा में शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना। व्याख्यान देना आपका 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में होगा, और यहाँ पे इस आधार पे ये भी गलत है। तीसरा कर रहा है कि बच्चों को स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए गतिविधियों द्वारा सिखाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। केवल गृह कार्य देना नेगेटिव पॉइंट है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में यहाँ पे क्या बताया गया है। व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस पेडागोजी का उद्देश्य बच्चों को उसके आसपास के पर्यावरण से जोड़ना होता है। एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अनुसार अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए अनुभवात्मक अधिगम जो होता है यहाँ पे आवश्यक होता है। बच्चों को स्थानीय परिवेश से जोड़कर सिखाने से उसकी अवधारणा गहराई में विकसित होती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड प्रश्न है, जो कि आपका सेकेंड प्रश्न में बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि बच्चे खोज करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और स्वयं सीखते हैं। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि का संकेत है। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रटने पर आधारित अधिगम है। दूसरा कह रहा है कि क्रियाशील अधिगम है। तीसरा कह रहा है कि निर्देशित अधिगम है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि निष्क्रिय अधिगम है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें दूसरे का राइट आंसर, तो दूसरे का राइट आंसर होगा क्रियाशील अधिगम होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका 100% सही होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे व्याख्या की ओर। व्याख्या पे बताया गया है कि क्रियाशील अधिगम जो होता है एक्टिव लर्निंग, जो बच्चे में स्वयं अनुभव करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और खोज करते हैं। यह ईवीएस शिक्षण का मूल तत्व है, जहां शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में होता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि शिक्षक क्या है, ऑप्शन में देगा आपका एक मार्गदर्शक है, सहायक है, आपका केंद्र में है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में होता है शिक्षक। हमेशा आप केंद्र में बालक को रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ आपका दूसरा था। अगर हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न करा है कि ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है। तो पहला हमारा करा है विज्ञान, यहाँ पे पहला करा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाना। दूसरा करा है कि केवल विज्ञान पर केंद्रित शिक्षा देना, और तीसरा करा है कि सामाजिक विज्ञान के तत्वों को रटवाना। आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। चौथा करा है कि विषयों को अलग अलग पढ़ाना नहीं होगा, एक साथ लेके पढ़ाना है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ लेके पढ़ाना। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे केवल विज्ञान पर केंद्रित शिक्षा देना, जो कि आपका एकीकृत यहाँ पे शिक्षण के दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाना नहीं होता है, केवल विज्ञान पर केंद्रित शिक्षा, यानी बालक अपनी सोच को विकसित कर सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। व्याख्या में बताया गया कि स्थानीय संदर्भ से बच्चों की वास्तविक जीवन स्थितियों से दिशा शिक्षा को जोड़ने में सहायता मिलती है, जिससे गहरे अर्थ और यहाँ पे समझ का विकास होता है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े, चौथे प्रश्न पे, तो चौथा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। इससे पहले जो क्लास चलाई गई थी उसमें थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे हटा दिया गया है, इसलिए ईवीएस की फिर से क्लास चलाई जा रही है दोबारा। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न करा है कि ईवीएस की कक्षा में खोज परक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है यहाँ पे, खोज परक प्रश्न पूछने का, यानी तार्किक सोच वाले प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। तो पहला करा कि बच्चों को भ्रमित करना, आपका नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को चुप कराना भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों में सोचने की क्षमता को विकास करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। पाठ्य पुस्तक को इससे हटाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, जिसमें बच्चे अपने सोच की क्षमता का विकास कर रहे हैं, तार्किक प्रश्न पूछते हैं, खोज करते हैं, स्वयं भागीदारीता की सुनिश्चित करते हैं। इससे क्या होगा, तार्किक विकास बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में देखिए बताया गया है खोज परक प्रश्न जो होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होती है, होठ को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे बच्चे केवल तथ्य नहीं याद करते बल्कि उसकी विश्लेषणात्मक या फिर विश्लेषण
विश्लेषण करने से सीख जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा करा एनसीईआरटी की दृष्टि से स्थानीय संदर्भ का उपयोग ईवीएस शिक्षण में क्यों आवश्यक है। तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है पाठ्य पुस्तक की जगह लेने के लिए, दूसरा हमारा देखिए कह रहा है यहाँ पे बच्चों के अनुभव से जोड़ने के लिए, तीसरा कह रहा है कि शिक्षकों के लिए सुविधा उत्पन्न कराना, ये तो आपका नेगेटिव है। चौथा कह रहा है कि समय बचाने के लिए, समय बचाना भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, बचा आपका पहला और यहाँ पे दूसरा। तो बच्चों के अनुभवों को जोड़ने से होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि स्थानीय संदर्भ से बच्चों की वास्तविक जीवन स्थितियों से शिक्षा को जोड़ने में सहायता मिलती है, जिससे गहरे अर्थ और समझ का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम छठे प्रश्न के। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। मोबाइल नहीं होने के कारण आप लोग कमेंट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक ही आप हमारे पास फोन है जिससे आपको यहाँ पे क्लास में आपसे जुड़े हुए हैं। तो छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये प्रश्न हमारा कर रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को बगीचे में ले जाता है और पौधों की विभिन्न किस्में दिखाता है। यह अधिगम विधि किसका उदाहरण है। कह रहा है कि एक शिक्षक है जो बालकों को विद्यालय से बाहर लेके जा रहा है, बाहर की दुनिया से जोड़कर, यानी वास्तविक दुनिया से जोड़कर कुछ पौधों को, वैरायटियों को दिखाता है और उसे क्या करता है, दिखाता है, और वो किस अधिगम शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि मौखिक व्याख्यान के व्याख्यान तो आपका नहीं होगा, यहाँ पे आउटडोर लर्निंग होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। रटने की प्रवृत्ति जो होगी गलत होगी। गृह कार्य आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कार्य करने के लिए नहीं दे रहा है, दिखा रहा है, तो रटा भी नहीं रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि वो विद्यालय से बाहर है तो आउट हो गया। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या करा है। व्याख्या में बताया गया कि बाह्य पर्यावरण से जाकर सीखना, फील्ड बेस्ड लर्निंग जो होता है कहलाता है। यह बच्चों की जिज्ञासा और पर्यावरणीय समझ को विकसित करता है। तो राइट आंसर आपका दूसरा सही था। अगर हम सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो सातवें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में चित्रों, नक्शों और मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि सजावट के लिए, जो कि आपका गलत होगा। बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसे होल्ड पे रखते हैं। तीसरा कह रहा है अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए, एकदम सही होगा। आपका तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दूसरा गलत होगा। परीक्षा में पूछे जाने के लिए नहीं, इसमें आपको क्या है कि आपकी समझ को विकसित करने के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि विजुअल जो एड होते हैं बच्चों को अमूर्त अवधारणा, अमूर्त का मतलब होता है तार्किक अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। एनसीईआरटी विशेष रूप से ईवीएस शिक्षण में इसका उपयोग सुझाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आठवें प्रश्न की, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं एक बार ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। अगर सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। आठवां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये हमारा क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में सहज ज्ञान जो होता है, इंक्लूटिव जो नॉलेज होता है, इसमें क्या स्थान है। तो पहला कह रहा है कि महत्वहीन होता है। दूसरा बच्चों के पूर्व ज्ञान को बाधित करता है, बाधित तो नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि नई अवधारणाओं की नींव बनाता है। चौथा कह रहा है कि केवल उच्च स्तरीय उपयोगी के लिए नहीं। ये देखिए पहला और तीसरे में से एक सही होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्व ज्ञान को बाधित तो करता नहीं है। सहज ज्ञान यहाँ पे केवल जो दिया है किसी एक पे डिपेंड कर रहा है, यानी 6 से लेके 8 तक की बात कर रहा है। लेकिन आप ये प्रश्न जो है आपका सहज अगर दे दिया है तो 1 से लेके 5 तक के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो आठवें का अगर हम बात करें तो आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे नई अवधारणाओं की नींव बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। इसकी व्याख्या क्या बताया गया है कि बच्चों के पास अपने अनुभव से अर्जित पूर्व ज्ञान होता है जो सीखने की प्रक्रिया में सहायता होती है। ये ईवीएस में निर्माणवादी दृष्टिकोण जो होता है उसका आधार बनता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 9वां। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि ईवीएस की कक्षा में समूह गतिविधि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। समूह गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए गतिविधियां शामिल कर दिया है, यानी करके सीखने पे बल दिया है। और खास करके यहाँ पे बात किया है प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेके 5 तक की। तो 1 से लेके 5 तक की जो है यहाँ पे इसमें पूछा है। तो इसमें ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि बच्चा किस गतिविधियों में शामिल होकर प्राथमिक कक्षाओं का उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखना। दूसरा कह रहा है समय बिताना आपका नेगेटिव पॉइंट है। सहकारी अधिगम को बढ़ावा देना। गृह कार्य को आसान बनाना नहीं। राइट आंसर यहाँ पे 9वें का जो जाएगा जल्दी से कमेंट करिए। तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, सहकारी अधिगम को बढ़ावा देना, जिसमें क्या है बालक जो होता है गतिविधियों में भाग लेके अपने
तर्क का विश्लेषण करके सोच विकसित करता है और क्या है, समूह गतिविधियों में भाग लेकर उन विषयों पर चर्चा करता है जो कि उसके सहकारी अधिगम को बढ़ावा देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस में समूह गतिविधियां बच्चों को एक दूसरे से सीखने और विचार साझा करने और समस्याओं को मिलकर हल करने में मदद करती है। सही है। अगर हम बात करेंगे 10वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए आपका क्या पूछता है। इसमें पूछा है कि ईवीएस के पाठों में कहानी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पहला करा है बच्चों को मनोरंजन के लिए, नहीं। शिक्षकों की बात लंबी करने के लिए, शिक्षकों को केंद्र में नहीं रखेंगे आप। कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, एकदम सही है। समय व्यतीत करने के लिए नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका तीसरा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तीसरा, कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या कर रहा है। व्याख्या में बताया गया है कि कहानी बच्चों के भावात्मक जुड़ाव और समझ को गहरा बनाती है। यह शिक्षण को जीवंत और अर्थपूर्ण बना देती है। एकदम सही है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि शिक्षण को जीवंत और अर्थपूर्ण बना देती है, एकदम बेहतरीन है। अगर 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो 11वां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 11वां प्रश्न कर रहा है बच्चों को खुद प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवाद से है, निर्माणवाद से है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से है और यहाँ पे पॉलाव के सिद्धांत से है। तो इसका राइट आंसर जो किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 11वें का। तो 11वें का जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, निर्माणवाद के साथ जाएगा। खुद से प्रयोग कर रहे हैं तो निर्माण होगा, प्रेरित करना किस अधिगम से है तो निर्माणवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया गया कि निर्माणवादी दृष्टिकोण में बच्चों को ज्ञान का निर्माता माना जाता है। इन्हें प्रयोग करने, देखने, निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता दी जाती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का करा पर्यावरण अध्ययन में यहाँ पे मूल्य शिक्षा किस प्रकार यहाँ पे समाहित है। तो पहला करा कि अलग विषय के रूप में, दूसरा करा केवल धार्मिक संदर्भ में, तीसरा करा कि पाठ की सामग्री और गतिविधियों के माध्यम से, और यहाँ पे चौथा करा परीक्षा में प्रश्न पूछकर। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा पाठों की सामग्री और गतिविधियों के माध्यम से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस के पाठों में जैसे जल हो तो कल हो, पेड़ की कहानी आदि में नैतिक और पर्यावरणीय मूल्यों को यहाँ पे अंतर्निहित होते हैं। 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न करा कि एक बच्चा पौधों को पानी देते हुए कहता है ये भी प्यासे होते हैं। ये देखिए जीववाद के साथ यहाँ पे मानवीकरण के साथ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। 100% दूसरा सही होगा, क्योंकि इसमें दम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पौधों को क्या कहता है, जीवित मान लेता है। यहाँ पे हर एक वस्तु को जीव के रूप में मानता है, तो ये मानवीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया, बच्चों में स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को जीवंत मानने में प्रवृत्ति होती है, जिसे मानवीकरण कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे 14वें प्रश्न की, तो 14 का प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। तो 14 का हमारा देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14 का हमारा ये कर रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस पुस्तक में विविध राज्यों के भोजन, पोशाक और भाषाओं का उल्लेख किस उद्देश्य के लिए होता है। तो पहला कर रहा है बच्चों को भ्रमित करने के लिए, नहीं। दूसरा का विविधता और एकता को समझ विकसित करने के लिए, एकदम। कठिन शब्दों को रटवाने के लिए, नेगेटिव पॉइंट काट दीजिए। परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए नहीं होता है, आपको विविधता और एकता की समझ विकसित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य भारत की विविध सांस्कृतिक विविधताओं को उजागर करना और बच्चों की समावेशी भावनाओं को विकसित करने के लिए होता है। 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो 15वां कह रहा है कि ईवीएस में मल्टी यहाँ पे डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण का क्या महत्व है। तो पहला करा है कि केवल विज्ञान को महत्व देना, दूसरा करा है सभी विषयों को जोड़कर अधिगम कराना, तीसरा करा है विषयों को अलग अलग रखना, और यहाँ पे चौथा करा है कि सामाजिक विज्ञान को छोड़कर। तो 15वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे सभी विषयों को जोड़कर अधिगम कराना, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। कुछ यहाँ पे टैग वर्ड हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इसे जान लेंगे तो आप प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपको जानना क्या है, बच्चा केंद्रित अगर आ जाए तो बच्चा केंद्रित सोच, समझ और अनुभव। अगर ऐसे ऑप्शन में आए, प्रश्न पूछ रहा है इनसे संबंधित सोच, समझ और अनुभव, तो तुरंत आप बाल केंद्रित मानेंगे, या फिर बाल केंद्रित पूछ रहा है तो इन दोनों को मानेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट में अगर आ जाए अनुभव आधारित स्थानीय संदर्भ से जुड़ा, तो आपको खोजना है प्रयोग, यहाँ पे पर्यवेक्षण, आसपास की दुनिया, या फिर ये आपको नजर आ जाए तो ये खोजना। इन दोनों में से एक खोजना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकीकृत विषय के बारे में अगर पूछे तो विज्ञान और समाज के साथ में होगा। अगर समाज और विज्ञान के साथ अगर पूछ रहा है प्रश्न में, तो आप एकीकृत विषय को ढूंढेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे नैतिक मूल्य आधारित अगर पूछेगा तो जिम्मेदारी और संवेदना देगा, या फिर जिम्मेदारी संवेदना पूछेगा तो नैतिक मूल्य आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। गतिविधि आधारित आपको मिलेंगे, सीखने में भागीदारिता को सुनिश्चित करेंगे, ये ऑप्शन को खोजना है। सहकारी
अधिगम अगर होगा तो समूह संवाद, समूह कार्य और संवाद होगा, या फिर समूह कार्य संवाद अगर होगा तो सहकारी अधिगम आपको सही होगा। अगर रचनात्मक सोच करेगा तो निर्माण और कल्पना देगा, या फिर कल्पना निर्माण देगा तो रचनात्मक सोच आपको खोजना होगा। नेक्स्ट में अगर आपको मुख्य विशेषता में बता दें तो इसमें गतिविधि आधारित अधिगम पूछेगा तो बच्चा स्वयं से अनुभव करके सीखता है, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है, या फिर खोज आधारित अधिगम अगर देगा तो निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता, समूह अधिगम देगा तो सहयोग और संवाद विकसित करने के लिए पूछेगा। अगर वहीं पे बात करेंगे, अगर स्थानिक देगा तो बच्चों के अपने दुनिया से जोड़ के अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको स्थानिकता खोजनी होगी। चित्र नक्शा के माध्यम से स्पष्टता खोजिएगा तो दृश्य श्रव्य सामग्री खोजना होगा, या फिर दृश्य सहायक सामग्री देगा तो चित्रों नक्शों और माध्यम से स्पष्टता होगी। एकीकृत अधिगम की बात करेगा तो विषयों का सामान्यकरण आपको खोजना होगा, जो कि आपको प्रश्न में अच्छे खासे स्कोर देने में मदद करेंगे। तो आज की क्लास अगर बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। जाते जाते यही बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिएगा। अगली क्लास के लिए मिलते हैं जल्द ही। उसमें आपको गणित के मैराथन क्लास देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले तैयारी बेहतर तरीके से और करा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बार उसे रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका परमा एजुकेशन के नाम से। टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा, 2-3 नाम मिलेंगे, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे होंगे, उसी को आप लोग सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।